बच्चों, ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट BO लेसन नंबर 6 इसके 2 लेक्चर हमने पढ़ लिए हैं। ये तीसरा लेक्चर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? स्थापना की कलम। सार्वजनिक कंपनी हो तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 7। और निजी कंपनी हो तो कम से कम कितने होने चाहिए? 2। इस तरह से स्थापना होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि नियमन पत्र कंपनी के आंतरिक प्रबंध के नियम को निश्चित करने वाला ये एक दस्तावेज है। आवेदन पत्र की सीमा में रहकर नियमन पत्र में कंपनी का संचालन करने के नियम बताए हुए होते हैं कि कंपनी का संचालन किस तरह से किया है। इसमें सदस्यों के अधिकार, अंश का हफ्ता, अंश की जब्ती, संचालन मंडल के अधिकार आदि नियम का समावेश होता है। और आवेदन पत्र नियमन पत्र के पंजीकृत होने से दोनों का दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज बन जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा संचालकों की सूची। संचालक के रूप से जो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो उनका नाम, पता, उम्र, व्यवसाय, राष्ट्रीयता और सूची रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत करवाना पड़ता है। कंपनी के संचालकों में कम से कम एक महिला संचालन होना आवश्यक है। मतलब कितने ही जेंट्स होंगे लेकिन उसमें से एक महिला होगी। चौथा पॉइंट है हमारा संचालकों को लिखित सहमति। जिनका नाम संचालक के रूप में दर्शाया गया हो वे संचालक के रूप में काम करने के लिए तैयारी रखता है। लिखित सहमति इसमें देनी पड़ती है। पांचवा है अन्य कंपनी में हित संबंधी निवेदन। कंपनी के संचालक जैसे कि मैनेजर, सेक्रेटरी, भरपाईकर्ता का अन्य कंपनी में हित संबंध हो तो विषय का पंजीकरण करवाना पड़ता है। छठा पॉइंट है कानूनी व्यवस्थाओं के पालन का निवेदन। देखो, कंपनी पंजीकरण के लिए सभी कानूनी व्यवस्थाओं का पालन किया गया है। इसका निवेदन नियत फॉर्म में कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष हमें प्रस्तुत कराना पड़ता है। दस्तावेज के साथ में आवश्यक पंजीकरण शुल्क भरना पड़ता है। रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेज की जांच करनी पड़ती है और संतोषजनक लगते ही कंपनी की पुस्तक में पंजीकरण करवाया जाता है और रजिस्ट्रार पंजीकरण प्रमाण पत्र देता है और इसमें दिनांक दर्शित हो उसी दिन के कंपनी का प्रारंभ हुआ ऐसा हम मान सकते हैं। अब कंपनी का रजिस्ट्रार कंपनी का पंजीकरण जब होता है तो प्रमाण पत्र देने के साथ कंपनी की पहचान या नंबर आवंटित किया जाता है। मतलब बताया जाता है ये कंपनी की पहचान होती है कि ये कौन सी कंपनी है और इसका समावेश पंजीकरण प्रमाण पत्र द्वारा किया जाता है। कंपनी का जब विसर्जन न हो तब तक कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए जो भी मूल्य दस्तावेज है उनका पत्र कंपनी रजिस्ट्रार में क्या करती है? सुरक्षित रखती है। अब निजी कंपनी का विधि पूर्ण होने के बाद धंधा का प्रारंभ कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी विज्ञापन लघुत्तम की भरपाई शर्तें द्वारा पूर्ण करती है। अब ऐसा बताया साझेदारी पीढ़ी और कंपनी के बीच में क्या अंतर है हम समझेंगे। तो स्थापना विधि सरल तथा पंजीकरण स्वैच्छिक है, अलग कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त नहीं होता और कंपनी लंबी तथा जटिल है। इसमें विविध प्रकार के पंजीकरण अनिवार्य है और कानूनी व्यक्तिगत भी प्राप्त होता है। साझेदारी में संख्या कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 और सार्वजनिक में कम से कम 7 और निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200। पूंजी तो साझेदारी में पूंजी कम प्राप्त की जा सकती है और कंपनी में अंश खरीदने का आमंत्रण देकर विशाल पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। अब साझेदारी में हिस्सा अन्य साझेदारों की समिति के बिना साझेदार से अपने हिस्सा या हित का हस्तांतरण नहीं कर सकते और इसमें सदस्यों और अंशों का हस्तांतरण तथा मुक्त रूप से कर सकते हैं। दायित्व साझेदारी पीढ़ी की साझेदारी दायित्व असीमित होता है और इसमें क्या होता है? ऋण के लिए अंशधारक व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायित्व नहीं होते। संचालन पीढ़ी का संचालन सदस्य स्वयं ही करते हैं और कंपनी में अंशधारक द्वारा चुने गए संचालक कंपनी का संचालन करते हैं। आयु साझेदारी की जो पीढ़ी होती है दिवालिया हो जाए या किसी का संतुलन मानसिक बिगड़ जाए, विसर्जन हो है इसलिए आयु कम होती है। इसमें भले ही दिवालिया हो जाए, मृत्यु हो जाए ऐसी परिस्थिति में, लेकिन आयु कैसी होती है? लंबी रहती है। साझेदारी में रहस्य धंधे की रहस्य की गोपनीयता बनी रहती है और कंपनी में गुप्त रखना कठिन हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। 9वां परिवर्तनशील है साझेदारी और यह परिवर्तन करना कठिन है। 10वां पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत संपर्क। पीढ़ी में कर्मचारी ग्राहक के साथ साझेदारी सीधे संपर्क बनाए रख सकते हैं
और इसमें अब व्यक्तिगत संपर्क का अभाव देखने को मिलता है। विसर्जन अनुबंध के अनुसार कानून के द्वारा निश्चित की गई परिस्थिति में साझेदार चाहे तो साझेदारी का अंत हो सकता है और कंपनी का विसर्जन या कानून का पालन करते हुए ही हो सकता है। ठीक है, अब निजी कंपनी के बारे में देखेंगे और सार्वजनिक कंपनी में। तो निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य, अधिक से अधिक 200 होंगे। सार्वजनिक में कम से कम 7 और अधिक पर कोई नियंत्रण नहीं है। अंश का हस्तांतरण नियमन पत्र द्वारा किया जाता है। इसमें अंश का हस्तांतरण मुक्त रूप से होता है। और निजी में सार्वजनिक जनता को अंश डिवेंचर क्रय करके आमंत्रण नहीं दे सकती, विज्ञापन नहीं दे सकती और इसमें विज्ञापन दे सकती है। निजी कंपनी में कंपनी किसी एक व्यक्ति की कंपनी हो सकती है या एक व्यक्ति के निर्देशक या एक सदस्य द्वारा। सार्वजनिक में व्यक्ति कंपनी नहीं हो सकती, सार्वजनिक रूप से अनुबंध होता है। 5वां संचालकों की संख्या 2 होती है कम से कम, और इसमें कम से कम 3 होनी चाहिए। अब जो निजी कंपनी है उनमें सीमित दायित्व वाली निजी कंपनी हो तो नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ दिया जाता है, और सीमित दायित्व वाली जो भी सार्वजनिक कंपनी हो तो उसमें नाम के पीछे लिमिटेड शब्द लिखना पड़ता है। नियमन पत्र कंपनी रजिस्ट्री सम्मुख पंजीकरण करवाना होता है। और सार्वजनिक में यदि नियमन पत्र तैयार न किया गया हो तो परिशिष्ट के निर्देश के अनुसार नमूने या मॉडल का आर्टिकल अपने आप लागू होता है। 8वां लघुतम भरपाई की व्यवस्था लागू नहीं होती, इसमें होती है। निजी में क्या होता है कि अंश का निर्गमित किया जाता है। कंपनी वर्तमान सदस्यों के सिवा अन्य व्यक्ति को भी अंश दे सकती है, और इसमें बताया कंपनी के वर्तमान सदस्यों की प्राथमिकता दी जाती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है 6.5 है हमारा सहकारी मंडली तथा कंपनी के बीच में अंतर। तो इसका अर्थ सहकारी मंडली अर्थात अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए समानता के मापदंड स्वैच्छिक रूप से जो संगठन रचते हैं उसे स्वैच्छिक मंडली कहते हैं। कंपनी में क्या होता है, धंधा करने के लाभ के उद्देश्य से इकट्ठे होकर व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से मंडल बनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों की सेवा करना, विकास करना। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कंपनी में लाभ प्राप्त करना। सदस्य की संख्या मंडली में 10 होती है और कंपनी में 7 और निजी में 2, कम से कम अधिक से अधिक 200। स्थापना विधि की तुलना ये सरल है और इसमें अधिक जटिल है। प्रबंध इसमें प्रजातांत्रिक ढंग से होता है। एक मत दिया जाता है प्रति सदस्य और इसमें केवल सिद्धांत प्रजातांत्रिक प्रबंध है। इसमें मत होने के प्रजातंत्र का विचार भ्रामक बनता है। अंश एक ही समान अधिकार वाले एक ही प्रकार के अंश को निर्गमित करते हैं और कंपनी में इक्विटी अंश तथा प्रेफरेंस अंश को निर्गमित करते हैं। अंश का हस्तांतरण नहीं होता। सदस्य मंडली का अंश वापस करके सदस्य पद अंत कर सकते हैं, और कंपनी में क्या होता है, अंश का हस्तांतरण हो सकता है। 8वां पॉइंट है हमारा अंश पूंजी पर प्रभाव। मंडली सदस्य मंडली को अंश वापस लेकर पूंजी को ले सकते हैं, जिससे पूंजी कोष में कमी होती है। और कंपनी में क्या होता है, सदस्यों द्वारा अंशों का हम लोग क्रय करते हैं, विक्रय करते हैं, मतलब खरीदते हैं, बेचते हैं। पूंजी कोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 9 पॉइंट है लाभ का उपयोग। तो सहकारी मंडली में क्या होता है, लाभ का उपयोग कानूनी प्रावधानों के लिए अधीन रहकर डिविडेंड देने सदस्यों को लाभार्थ के लिए होता है। ठीक है, लाभार्थ जो प्राप्त कर रहा है उनके लिए होता है। और कंपनी में लाभ का एक निश्चित भाग सदस्यों को डिविडेंड के रूप में दिया ही जाता है। ठीक है, ये लेसन जो हमारा 6 है वो कंप्लीट हुआ। उसमें स्वाध्याय में जो विकल्प हैं और एक एक वाक्य के हैं और कुछ संक्षिप्त में है, मुद्दा सर है, विस्तार पूर्वक है। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको क्या करने हैं, लिखने हैं, याद करने हैं। फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में जो आपने क्वेश्चन आंसर लिख लिया हो उसे रिपीट नहीं करना है। मेरे चैनल को आप लाइक करो तथा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।